अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। IMF ने अपने आइंदा प्रोग्राम के लिए एक ऐसी शर्त रखी है जिसे सुनकर हुकूमत के तो होश ही उड़ गए हैं, बल्कि हुकूमत के क्या होश उड़े हैं, सभी के उड़ गए हैं, क्योंकि वो शर्त ही इतनी सख्त है, ना माने बगैर गुजारा है, ना मान कर गुजारा है। तो हुकूमत अब कर क्या रही है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगा। और अपने सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में मुकीम इमरान अहमद ख़ान न्याजी वो बाज नहीं आने वाले। 13 अदद झूठ उन्होंने अपनी ताज़ा गुफ्तगू में बोले हैं। उसके अलावा कुछ झूठी आसें हैं जिन पर वो ज़िंदा हैं, और आजकल उनको मौलाना फजलुर रहमान पर भी बहुत सारा प्यार आ रहा है। वो प्यार क्यों आ रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है हम इमरान ख़ान से शुरू कर लेते हैं। वैसे इमरान ख़ान ने गुफ्तगू कल की थी, और मेरी एक थी ख्वाहिश कि मैं इसको गुज़िश्ता रात के व्लॉग में ही आपके साथ शेयर करता, लेकिन आपको पता ही है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ भी थी और दूसरी स्टोरीज़ भी थी और बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फिर तवालत के ख़तरे की वजह से मैंने कहा कि चलें इस पे हम सुबह वाले व्लॉग में बात कर लेंगे, क्योंकि सुबह वाले व्लॉग में भी आपको हस्बे बाद एक एक्सक्लूसिव स्टोरी देनी है। तो ज़रा इमरान ख़ान साहब ने जनाब गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की। वैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल जो इमरान ख़ान साहब को कवर करने वहाँ पे जो रिपोर्टर्स जाते हैं टीवी और अखबारात के, वो भी चुन चुन कर जो है उन्हें दारों ने जूथिया रिपोर्टर भेजे हुए हैं। तो बहरहाल उनसे फिर उनकी खूब गप लगती है। तो इमरान ख़ान साहब ने जो झूठी आसें लगा रखी हैं, अब वो जिन चक्रों में हैं और कहाँ कहाँ पर उन्होंने झूठ बोले हैं, ये सारे ज़रा आपके साथ हम शेयर करते हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, आप इसको सुनिएगा। तो इमरान ख़ान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब होने से दहशत गर्दी बढ़ेगी। यार वैसे ये क्या थ्रेट है जी, कि अगर हम किसी मुल्क से हमारे तल्लुकात जो है वो ठीक नहीं होंगे तो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी ज़्यादा होगी। तो क्या पाकिस्तान को भी दूसरे मुल्क ऐसी इजाज़त देंगे? नहीं देंगे ना। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये फरमाया, और फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमारे दौर में अफ़गान हुकूमत ने TTP का मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। अगर जनरल बाजवा जनरल फैज़ को तब्दील ना करते तो दहशत गर्दी और अफ़गानिस्तान का मसला हल कर सकते थे। खान साहब, आपके तिलों में तेल होता तो हमें और चाहिए ही क्या था। यहाँ पर उन्होंने दो झूठ बोले। एक तो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने अफ़गान हुकूमत ने TTP का मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। अगर करवाई होती तो वो यकीन दहानी पर अमल हो रहा होता, क्योंकि जनाब इमरान खान साहब आपकी वजह से हमारे फ़ॉरेन तल्लुकात नहीं होते, वो रियासत के रियासत से तल्लुकात होते हैं, किसी एक हुकूमत के दूसरी हुकूमत से तल्लुकात नहीं होते। एक तो ये झूठ। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा अगर जनरल फैज़ को तब्दील ना करते तो दहशत गर्दी और अफ़गानिस्तान का मसला हल कर सकते थे। अगर जनरल बाजवा जनरल फैज़ को तब्दील ना करते तो कैसे मसला हल हो जाता। हमें याद है कि जब अमेरिका वहाँ से गया था तो जनरल फैज़ जो है वो काबुल में पाए गए थे चाय पीते हुए, और उसके बाद जो पाकिस्तान को बैन अवी सतह पर ख़ासी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। ठीक है, वो हमारे चीफ स्पाई मास्टर थे और उनको खुफिया रहना चाहिए था। अगर वहाँ पे कोई कर वो जो भी रहे थे, चलें अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि वो मुल्क की पाकिस्तान के मफाद में काम करने वहाँ पे गए होंगे, लेकिन वहाँ पे फिर वो मतलब कैट वाक और एंट्री शेंट्री की ज़रूरत तो नहीं होती ना। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा जी कि फिर वो अपने जेल के मुकदमात के हवाले से बात करते हैं। जी फैसले तो पहले से हुए होते हैं और जेल में तो सिर्फ कार्रवाई हो रही होती है। फिर वो कहते हैं जी अलकायदा केस में कोई चोरी नहीं हुई, पैसा भी हुकूमत के पास है और ट्रस्ट भी चल रहा है। जहाँ पे इमरान खान साहब ने ये तीसरा झूठ बोला जी, चोरी तो हुई है, पैसा हुकूमत के पास है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो पैसा किसी और मद में पास है। वो मलिक रियाज ने जो पैसा देना था हुकूमत का, उस मद में हुकूमत के पास है। वो कोई बरतानिया वाला पैसा नहीं है। अब बरतानिया वाला पैसा तो आप मलिक रियाज को दे चुके हैं, बल्कि मलिक रियाज को आपने एडजस्ट करवाया वो पैसा, और फिर अगर वो पैसा हुकूमत के पास उसी तरह आया है जिस तरह की आना चाहिए था, तो फिर ये अलकादर ट्रस्ट भी नहीं था बनना। अगर अलकादर ट्रस्ट जो है वो चल रहा है तो फिर तो आप तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हुए। अब मामला ये है कि मलिक रियाज ने तो वो पैसे भी देने थे, कराची बैरियर टाउन वाले भी, और उसके अलावा ये जो बाहर से पैसा आता है ये तो वैसे भी कौमी ख़जाने में आना चाहिए था। तो मलिक रियाज से तो अलग पैसे वसूल करने चाहिए थे जो कि उसके बनते हैं। तो यहाँ पर ये उन्होंने तीसरा झूठ बोला। फिर उन्होंने चौथा झूठ कहाँ बोला, उन्होंने फरमाया कि हसन नवाज शरीफ ने इंग्लैंड में 9 अरब का घर बेचा, बरतानिया की नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने मशकूक ट्रांजेक्शन पकड़ ली। अच्छा, पहली बात है कि वो 9 अरब का घर नहीं बेचा, फिर दूसरी बात है कि क्राइम्स एजेंसी ने मशकूक ट्रांजेक्शन नहीं पकड़ी थी। ये फिर उनका जी मैं मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं कर रहा, मशकूक ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ से पूछा जाना चाहिए कि वो घर ख़रीदने का पैसा कहाँ से लाया। अब ये
फिर एक दफ़ा इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं और कौम को और बिलखसूस अपने यूथियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुसैन नवाज़ को बुला के पूछा कि ये जो आपने घर मलिक रियाज़ को बेचा है, इमरान खान साहब ने तो मलिक रियाज़ के थ्रू हुसैन नवाज़ को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब क्राइम एजेंसी ने बुला के पूछा हुसैन नवाज़ से कि ये जो आपने मलिक रियाज़ को घर बेचा है, ये आपने कहा, वो पैसे आप कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने जनाब एक बैंक का बताया। वो बैंक वालों ने आके बता दी कि जी ये पैसा हमने दिया था बतौर लोन और इन्होंने इस पैसे से ये घर ख़रीदा और वो पैसा हमें प्रॉफिट समेत वापस कर दिया और अपना हिस्सा अपने पास रख लिया। तो ये बड़ा सिंपल सा एक कारोबारी मामला था, लेकिन नतीजा क्या निकला? हुसैन नवाज़ को फंसाने के लिए मलिक रियाज़ ने उससे घर ख़रीदा, पकड़ा मलिक रियाज़ गया कि वो पैसा मनी लैंडरिंग करके लेके गया था। तो ये एक दफ़ा फिर उन्होंने हुसैन नवाज़ के हवाले से या हसन नवाज़ के हवाले से ये झूठ बोला है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ से पूछा जाना चाहिए। भाई वो तो पूछ चुके हैं, बता भी चुके हैं, वो तो बैंक वाले आगे कि भाई जी पैसा तो हमारा है। खैर, और फिर ऐसा भी नहीं होता पाकिस्तान की तरह कि उन्होंने ज़बानी बता दी, वो बाकायदा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है वहाँ पर, और वहाँ पर कोई मतलब कोई माल पानी चला के या फाइलों को पहिए लगा कर जो नहीं है वो गलत रिपोर्ट्स नहीं ली जा सकती। फिर उन्होंने कहा जी हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ पनामा में पकड़े गए थे। हुसैन नवाज़ ने टीवी पर आकर कहा कि फ़्लैट मरीम नवाज़ के हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ना हसन नवाज़ ना हुसैन नवाज़ पनामा में पकड़े गए, इसलिए कि उनके नाम जो हैं वो आ नहीं सकते थे, वो उन्होंने गलत फहमी से लिए और फिर इनके पास कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा। और हुसैन नवाज़ ने टीवी पर ये कभी नहीं कहा कि वो फ़्लैट मरीम नवाज़ की मलकियत थे। ये भी बात गलत है। फिर उन्होंने कहा जी मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे सारा निज़ाम बेनकाब हो गया है। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट सब एक हैं, सब कुछ झूठ पे चल रहा है। खान साहब बस तुसी सच्चे रह गए हो, बाकी सारी दुनिया झूठी है। और फिर वो कहते हैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक्सपोज हो चुका है, वो झूठा शख्स है, फाफन पेलडाट के समेत 5 इदारों की रिपोर्ट्स के बावजूद बैठा हुआ है। अब ये उन्होंने 7वां झूठ बोला है इमरान खान साहब ने। किसी इदारे ने, जिनके नाम ले रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी। अब लेकिन अब जो एक आम आदमी है जो इमरान खान का बयान पढ़ सुन रहा, तो वो तो ये सोच रहा होगा ना यार ये इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते, ठीक ही कह रहा होगा। अब उसको बारीकी को नहीं पता कि ऐसा कोई मामला है या नहीं है। कौन जाके देखेगा? कि जिसने इमरान खान का बयान सुना होगा तो वो कहेगा हाँ यार ये ठीक करे, भाई प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का। तो यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर झूठ बोला और इन्होंने कहा जी सब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। कौन कह रहा है खान साहब आपके अलावा? आपके अलावा या आपके पार्टी के अलावा या आपके कल्ट के अलावा कोई पाकिस्तान की और सियासी जमात कह रही हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए? कोई बैन अवी इदारा कह रहा हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए? तो ये इन्होंने 7वां झूठ बोला। और फिर उन्होंने कहा जी मैंने IMF को कहा था कि सियासी इस्तेकाम आने तक कर्ज ना जारी किया जाए, आमदन के ज़राए बढ़ाने तक IMF से कर्ज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ साहब, यही तो बहुत मसला है। आपने क्यों कहा IMF को पाकिस्तान को कर्ज ना मिले? इसलिए कि आप हुकूमत में नहीं है। बात तो वही है ना फिर, या आप ये मुल्क आपके मतलब विरासत में तो नहीं आया हुआ ना कि आप होंगे तो IMF कर्जा देगा वरना वो नहीं देगा। तो वैसे IMF ने आपकी बात को माना नहीं है, आपने मुजाहरे भी कराए, आपने ख़त पे लिखा। और मैं बार बार इस बात का इज़हार करता हूँ कि ये अफसोस कि ये मुल्क लवारसों का मुल्क है। जो शख्स सरेआम इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहा है, इस मुल्क के अब IMF को कभी ख़त लिखते हैं, कभी वो कालें पकड़ी जाती हैं शौकत तरीन की, कभी ये वहाँ पे मुजाहरे कराते हैं, लेकिन इनके हर एक्ट पर जो है वो उससे सरफ नज़र किया जाता है। ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। खैर, अब ये जो फरमाते हैं कि आमदन के ज़राए बढ़ाने तक IMF से कर्ज का कोई फ़ायदा नहीं, तो खान साहब आप रहे थे ना पौने 4 साल पाकिस्तान के हुक्मरान। आपने तो आमदन के ज़राए बढ़ाने के बजाय जनाब 1975 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की सारी हुकूमतों ने मिला के जितना कर्जा लिया था उसका 80% तो आपने अकेले ले लिया और टके का काम नहीं किया आपने मुल्क में किया। मुल्क आप दिवालिया निकाल के चले गए। तो अभी आप अपने आप को मतलब जेल के अंदर रह के माहिर मईशत बन रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब जनरल बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला कि इमरान फैज़ को लाना चाह रहा है, बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाह रहा है, और मेरे वहम गुमान में भी ये ना था। खान साहब आप इतने मासूम, आप इतने सादे, आपका और जनरल फैज़ का तो तल्लुक नहीं है। दुनिया वाले वैसे ही मतलब गलत लोग हैं, आप दोनों के तल्लुकात के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वरना आपको कहाँ, आपको जनरल फैज़ से कोई दिलचस्पी कोई नहीं थी। आप तो वैसे ही मतलब वो एक चेज़े ले रहे थे जब उनका तब्दील किया गया था। आपको तो आप उनको तो आर्मी चीफ बनाना भी नहीं चाहते थे। आपने तो ये भी कहा था कि ये जब जनरल फैज़ को तब्दील किया जनरल बाजवा ने, तो बताया आपको जनरल बाजवा ने कि जी 1 साल कोर
करनी ज़रूरी है अगर ये अगली चीफ़ की दौड़ में शामिल हो गए। तो आपने कहा कि आप इसी आईएसआई को एक और डिक्लेयर कर दें। आपने तो ये भी कहा था, आपने ये भी कहा था कि अच्छा कानून को बदल दें। आपको तो फैज़ साहब इतने प्यारे थे। फिर कहते हैं जनाब अब अगली जो बात है ना वो खान साहब की, मैं उनकी ख्वाहिशात, उनके रीडिंग, अब उसको क्या कहें। वो कहते हैं जी मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि मुझे 4-5 माह मज़ीद जेल में रहना पड़ेगा। खान साहब मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा अरसे के लिए तैयार होना चाहिए, 4-5 महीने शायद कम बता रहे हैं आप। और फिर वो कहते हैं जी ये हुकूमत जो है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, और 6 माह के बाद इनकी ये हुकूमत नहीं रहेगी, फिर आप आ जाएंगे। ठीक है, बंदे को तवक्कात तो होनी चाहिए, आसें उम्मीदें होनी चाहिए, लेकिन खान साहब आप मेरा ख्याल है इन दोनों मामलात में इस दफ़ा गलती कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी मईशत का मसला डॉलर लाने का है, और डॉलर लाने का तोड़ हमारे पास है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की ही इसका हल है, और वो मेरे कहने पे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। तो भाईजान आप पूरे 4 साल रहे थे ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी वहीं पर थे, आपने उस वक्त उनसे क्यों नहीं सरमायाकारी करवाई यहाँ पर? आपने तो इतना ज़रूर किया कि बैरून मुल्क जो आपके दोस्त थे, जुल्फ़ी बुखारी वगैरह, शहजाद अकबर वगैरह, उनको आप बुलाया आपने, और यहाँ से पाकिस्तान का भी पैसा भी मतलब बाहर चला गया। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, अगर आपके कहने पे वो इतना चलते हैं, तो आपने, मुझे याद है आपने एक अपील की थी $500 हर पाकिस्तानी जमा करवाए, किसी ने जमा नहीं करवाए थे। और फिर जो शौकत खानम के नाम पर जो आप वहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो पीटीआई के ऊपर खर्च होता है। ये एक स्टोरी भी आपको पता है जंग ग्रुप में आ चुकी है कि वो गालिबन फ़खर दुरानी थे उनके रिपोर्टर, अगर मैं नाम की गलती नहीं ले रहा, तो उन्होंने वो लिस्ट ली थी जिन पाकिस्तानियों ने पैसे चंदा दिया था, उनको फ़ोन करके पूछा गया, जब ये बताया गया कि जी ये जो लिस्ट है ये उन डोनर्स की है जिन्होंने पीटीआई को चंदा दिया। तो जब उनसे जंग ग्रुप ने फ़ोन पर रब्ता किया, तो उनमें से 80% लोगों ने कहा नहीं जी हमने तो शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा दिया था, हमने पीटीआई के लिए तो नहीं दिया था। तो ये तो आपका इस्तेमाल होता है वहाँ पे, फिर आप कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपके कहने पे पैसा ले आएंगे, तो आप उस वक्त ले आते ना। तो अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो अभी मुल्क तो आपका ही है ना, आप अभी अभी करा लें, अभी कौन सा को देर लगती है। बल्कि किसी ने कहा था आप बैरून मुल्क की एक अकाउंट खुलवा लें और वहाँ पर पैसे जमा करवा लें, तो फिर पता लग जाएगा कि आपके कहने पे कितने पैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जमा करते हैं। तो फिर जनाब वो आगे फरमाते हैं कि अली अमीन जो है वो अपने सूबे का शेयर लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर से मिला था, मगर उसको जो है तस्वीर उस वक्त बनवाना चाहिए थी जब पैसे मिल जाते। तो भाईजान ना मिलते, ना बनवाते तस्वीर। तस्वीर बनवाना एक ऑफिशियल एक डेकोरम होता है। पूरा दिन प्राइम मिनिस्टर से जितने लोगों की मुलाकातें उन सब की तस्वीरें बनती हैं भाई। तो अगर आप नहीं बनवाना चाहते तो आप अली अमीन से कहें कि ना मिले और ना मांगे पैसे जाके। तो वैसे भी आजकल 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास बड़े पैसे हैं, बाकी 3 सूबों के पास हैं। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? इसलिए कि 10 साल पहले वहाँ पर आपकी हुकूमत रही है। फिर वो फरमाते हैं कि जनाब शरीफ जो हैं वो नाकाबिल एतमाद हैं, वो फंस चुके हैं। नवाज़ जो है वो लंदन भागेगा। कमाल हो गया जी, नवाज़ शरीफ लंदन भागेगा। भाई नवाज़ शरीफ को तो जिला वतन कर दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, वो फिर वह पाकिस्तान वापस आया और एयरपोर्ट से कड़ियाँ लगा के उनको वापस भेजा गया। फिर जनाब आपके फरमाइश पर 2018 के इंतखाबात से पहले उनको और उनकी बेटी को और दामाद को सज़ाएँ दिलवाई गई। फिर वो जनरल फैज़ साहब वाला आपको पता है वाक़या, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब तो अभी भी उस पर कायम है कि जी मेरे पास आए कि इलेक्शन से पहले जो नहीं है वो नवाज़ शरीफ और मरियम जो नहीं बाहर नहीं आने चाहिए। और ये जानते हुए कि यहाँ पे कितनी रोग हुकूमत थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, और ये जानते हुए कि उनको गलत सज़ाएँ दी थी, बेटी का हाथ पकड़ के अगला जेल जाने के लिए आ गया था। आपके तो वारंट गिरफ्तारी लेके जाते थे, आप तो पेट्रोल पम्प मारते थे आगे से। तो ये आप नवाज़ शरीफ को कह रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ पर एतमाद नहीं है भाईजान, नवाज़ शरीफ के ऊपर पूरी दुनिया एतमाद कर रही है। वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ आते हैं ना, तो फिर आपके जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, क्या चीन, क्या सऊदी अरब, क्या यूएई, क्या कतर, क्या तुर्की, सारी दुनिया इनके ऊपर एतमाद करती है। आपके पोजीशन तो ये है कि आपको तो एक तोशाखाना में घड़ी आ जाए, रॉयल फैमिली घड़ी देती है, और फिर उसी रॉयल फैमिली को दुबई का एक डीलर फ़ोन करके बताता है कि जी वो जो घड़ी आपने हमसे ऑर्डर पे बनवाई थी वो बिकने के लिए आ गई हुई है। तो वो तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते जो बाकी लोग हैं, तो उनकी तो इंटरनेशनल लोग उन पर एतमाद करते हैं, आपके ऊपर वो नहीं करते। और अलवी से नाराज़गी नहीं है। और फिर जनाब मेरे नाम पर कांटा लगाया गया है। अलवी से नाराज़गी आपकी बनती भी नहीं जी, अलवी साहब ने बड़ी ताबेदारी की आपकी, वो सदर मुमलिकत तो रही नहीं एक दिन भी, वो तो आपके मतलब एक ज़ाती किस्म के मुलाजिम ही बन के रहे। और आपके नाम पर कांटा किसी ने नहीं लगाया खान साहब,
आपने अपने नाम पे कांटा खुद लगाया है। फिर वो कहता है जी 9 मई में हमें गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। नहीं साहब, आपको किसी ने गद्दार साबित करने की कोशिश नहीं की, आपने खुद किया जो कुछ किया, आपने सारा प्लान किया, आपने सारी वीडियोस मौजूद है जी, कोई सीसीटीवी वाला चक्कर ही नहीं है। एक तो होता है ना सीसीटीवी वीडियो है या नहीं है, भाई आपकी अपनी पार्टी के लोग खुद अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ाते रहेंगे, ये हम इधर आग लगा रहे हैं, ये हम इधर तोड़ रहे हैं। आप सब, आपके तमाम लीडर्स की, मुराद सईद से लेके अली अमीन गंडापुर से लेके शाह महमूद कुरैशी तक सबकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं कि जनाब बैक कर दे, वो कर दे। वो मुराद सईद कह रहे हैं जो जगह आपको बताई गई हैं वहाँ पर पहुँचे, इस तरह की बातें वो करते हैं। फिर कहते हैं जनरल सरफराज की शहादत पर दुख है। बड़ी बात है जी खान साहब, आपको 2-3 साल के बाद जनरल सरफराज की शहादत पर दुख हो गया है, हालांकि उस वक्त तो आपकी पार्टी सारी ट्रोलिंग करती रही है। और उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया एक्सपेंडर है, हमारे ऑफिशियल अकाउंट से फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट नहीं होता। क्या बात है जी खान साहब, तो आप वर्क ही साफ़ कर दिया सारा। कुछ भी नहीं जी, पीटीआई को फ़ौज के हवाले से ट्रोलिंग नहीं कर रही है, तो पता नहीं और कोई लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो फिर वो कहते हैं जी हमारे और दरमियान फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वो आगे फिर बता भी रहेंगे कोशिश कौन करे। कहते हैं जी आईएसपीआर जो है मामले को सियासी रंग देती है, जिसने सीसीटीवी फुटेज चलाई वही हमें 9 मई में घसीटना चाहते हैं। आईएसपीआर को सोशल मीडिया में मखसूस सियासी जमात भी हमें वो कहते हैं। तो भाईजान वो ठीक कहते हैं, मखसूस सियासी जमात ही आपको, मतलब बड़ी मेहरबानी उनका, आपका नाम नहीं ले रहे तो आपको कोई नहीं घसीटना चाहता। खान साहब आपने खुद प्लान किया और आपको ये बात सारी पता है, और ये फ़ौज को भी पता है सारी बात। अब आपके कहने से कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने जनाब वो कहा जी 23 मार्च को हम जो जलसा कर रहे हैं उसमें हम शेख रशीद को भी इनवाइट करेंगे। शेख साहब मुबारक को जनाब, आपको 2-3 दिन पहले तक तो आपको इमरान खान साहब ने आग कर दिया हुआ था और आपको अपने लिए शुगल का बायस बनाया था। अगर वो अब आपको दोबारा वो बुलाना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखें कि आपको सियासी लीडर समझ के नहीं बुला रहे, आपको शुगल के लिए बुला रहे हैं, जो पहले वो बता चुके हुए हैं। फिर कहते हैं जी मौलाना को भी हम बुलाएंगे, लेकिन इनका पता नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। हाय हाय हाय, ये वही मौलाना ना जिनके बारे में आप पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। आपकी तो तकरीर इसी जलसे में शुरू नहीं होती थी जब तक मौलाना का नाम बिगाड़ कर ना लें। आज आपको मौलाना से आसें, सारी मौलाना से आसों की हमें वजह पता है। आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाज़रीन जो स्ट्रीट पावर थी ना, जब से अफ़गानियों की पाकिस्तान से बेदखली का हुक्म हुआ है तब से वो स्ट्रीट पावर इनकी ख़त्म हो गई है। क्योंकि इनके 80% 90% जो लोग थे वो अफ़गानी हुआ करते थे, जो पीटीआई के झंडे उठा कर आते थे, और तालिबान के लोग हुआ करते थे, अफ़गानी हुआ करते थे। वहाँ पर भी लाहौर में भी ज़माना उसके अंदर जितना ना पुलिस के ऊपर हमले हुए वो अफ़गानियों ने ज़्यादातर किए थे और पाकिस्तानी टीटीपी ने किए थे। तो अलबत्ता अब उनकी आस है कि वो मेरी अपनी स्ट्रीट पावर तो रही नहीं, तो अब जो है मौलाना फजल रहमान के मदरसे की जो स्ट्रीट पावर है, स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर इमरान खान साहब की नज़र है। लेकिन मौलाना साहब ने कच्ची गोलियां नहीं खेली खान साहब, ये मैं आपको बता दूं। तो बहरहाल सियासत है, सियासत में हम क्या कुछ नहीं सकते, लेकिन इम्कान ऐसा कोई नहीं है। अब आते हैं जनाब हम अपनी उस स्टोरी की तरफ जो हमने आपसे कहा था कि एक्सक्लूसिव है। खान साहब ने IMF से पैसे रुकवाने की कोशिश की, ख़त लिखे, कालें कराई, मुजाहरे कराए, और अभी तक पूरी डटाई से कायम है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पैसे रुकवाना चाहते थे। ये तो मैंने आपको बताया कि डेरा जेल में गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि वो, हमने उनको कहा कि सियासी इस्तेकाम तक पैसे पाकिस्तान को पैसे ना दें। तो सियासी इस्तेकाम तो इमरान खान साहब अपना समझते हैं कि जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे सियासी इस्तेकाम उन्होंने आने नहीं देना, और इक़्तिदार में आने के बाद भी नहीं आने देना, इसलिए कि इनका एजेंडा यही है। तो बहरहाल अब जो IMF है वो स्टाफ लेवल का मायदा हो गया है, आखिरी किस्त रिलीज़ कर दी गई है, फ़ैसला हो गया उस वाले से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की। अब अगले प्रोग्राम में पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन अगले प्रोग्राम में एक ऐसी शर्त रखी गई है, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहा हूँ कि वो किसी को पता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो शर्त क्या रखी है। वो शर्त ऐसी है कि सुन के होश उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे सबके। IMF ने ये शर्त रखी है कि पाकिस्तान के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उन तमाम के तमाम की आमदनी और असासा जात FBR के साथ लिंक किए जाएं। बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपकी। पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन, जिसमें सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल हैं, नीम फ़ौजी भी शामिल हैं, पाक फ़ौज भी शामिल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हुकूमत को पड़ गया वक्ता उनको ये पड़ गया है कि अगर ये तमाम चीज़ें FBR से अटैच कर दी जाती हैं, जो कि करनी पड़ेंगी, IMF ने शर्त रखी है, ऑप्शन कोई नहीं है, तो फिर क्या ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको हम सेफ़ कैसे रखें।
किसी हैकर से किसी दूसरे की गैर मुतल्लका फ़र्द की IFBR की उस सिस्टम तक रसाई जिससे ये सारा कुछ लिंक होगा। तो इससे तो फिर सारा ही पोल खुल जाएंगे, कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, किसी की सिक्रेसी नहीं रहेगी। स्पेशली आप देख लें, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान या हाई कोर्ट के जज साहिबान या पाक फ़ौज के अफसरान, उनके तमाम ज़ाती एहसासात जो FBR में इनरोल हो जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है वहाँ पे होने में। लेकिन वहाँ पे क्या वो सेफ़ होंगे? ये प्रॉब्लम है इस वक्त फ़ौज के लिए, हुकूमत के लिए। और हमारे ज़रिए का ये कहना है कि हुकूमत अब इस चीज़ पर सख्त परेशान है। और जो एक फ़ैसला किया गया वो ये किया गया कि कोई ना कोई ऐसा एक सिस्टम जनरेट किया जाए जिससे IMF की ये शर्त भी पूरी हो जाए, इन तमाम लोगों के जो असासाजात और आमदन है वो लिंक भी हो जाए FBR के डाटा के साथ, लेकिन उस डाटा तक किसी की रसाई ना हो सके। अब एक ऐसी हिफाजती शील्ड तैयार करने की या करवाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं अब ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।